कभी राम लल्ला के दर्शन नहीं किए, अब सम्मेलन कर लोगों से राम राम कर रहे हैं। हमेशा ब्राह्मणों का शोषण करते रहे और अब परशुराम का फरसा लेकर घूम रहे हैं। कोट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं और बाएं हाथ से आरती उतारते हैं। भाजपा को छोड़ दे तो न किसी दल ने विकास किया है और न ही किसी दल के एजेंडे में विकास की बात होती है। गाजियाबाद में विरोधी दलों पर तीखे तेवरों में हमला बोलते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बातें कही। अलग है, भाजपा का मूल उप मुख्यमंत्री ने किसी भी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हमेशा उत्पीड़न करते रहे उसी जाति का सम्मेलन कर रहे हैं। ये कभी विकास, राष्ट्रवाद, संस्कृति व संरचना की बात नहीं करते। धर्म और जाति के आधार पर ही आज तक सरकारें बनाई हैं, लेकिन अब सभी बेनकाब हो चुके हैं। भाजपा का मूल इन दलों से अलग है। 56,000 करोड़ का आया निवेश। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में सब बंद होने के बावजूद प्रदेश में 56,000 करोड़ का निवेश आया, क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। सैमसंग ने चीन को छोड़कर नोएडा को चुना। माफिया से थानेदार नहीं डरता, बल्कि माफिया थानों में सरेंडर करते हैं। लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा रहे हैं। अल्पसंख्यक के भाजपा से डरने की कही जाती है। अल्पसंख्यक के भाजपा से डरने की बात कही जाती है, जबकि तालिबानी और आक्रांता सोच के लोग डर रहे हैं। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, दूसरे दलों की तरह परिवार की पार्टी नहीं है। आज आप ममता जी को ले लीजिए तो भतीजा उत्तराधिकारी होगा, मायावती जी को ले लीजिए तो भतीजा उत्तराधिकारी होगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी को ले लीजिए तो अखिलेश जी उत्तराधिकारी होंगे, कांग्रेस में ले लीजिए तो प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी उत्तराधिकारी होंगे। बीजेपी में उत्तराधिकार नहीं चलता है, यहाँ हमारा कार्यकर्ता चलता है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का भी वही महत्व है जो हमारे नेताओं का महत्व होता है। इसलिए ये हमारा संकल्प रहा है। दूसरे लोग अगर नकल करना चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति थोड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, देश में वायरस एक बहुत तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर संभावित है। ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन, लगातार भीड़ का इकट्ठा होना क्या वायरस को निमंत्रण नहीं देता? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से सावधानी हो, लोग उसका पालन करें, ये हर तरफ से सबसे कहा जाता है। निश्चित रूप में जो अभी जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं वो नियंत्रण में है और जहां भी लापरवाही होगी तो सरकार उसको नियंत्रित करेगी। देश में कई ऐसे जगह है जहां पर वायरस का स्टेटस ज्यादा बढ़ रहा है। सर, ओवैसी ने कहा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यूपी में, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी को? देखिए, एक बड़ी भारी भ्रांति है कि सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, छोटे दल, हैदराबाद से आए, बंगाल से आए, कहीं और से आए, ये सारे दल अलग अलग है, ऐसा नहीं है। ये सारे दलों की मानसिकता एक है, नीति एक है, सिद्धांत एक है, उद्देश्य एक है और ये सब मिलकर बारी बारी से लड़े हैं बीजेपी से। 2017 में 2 दल एक थे और तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था। फिर 2 दल 2019 में एक हुए, तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था। ये सब मिल जाएंगे, फिर भी बीजेपी का विकल्प बनने का सपना इनका पूरा नहीं होने वाला। सर, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद में आपसे एक सवाल बनता है कि गुजरात सीएम विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया है, उसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, देखिए, मैं गुजरात का 3 साल प्रभारी, 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। आदरणीय रूपाणी जी एक तेजस्वी और कर्मठ योग्य वहाँ के शासक रहे हैं और एक संगठन के व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में हो या बाहर भी हो, वहाँ परंपरा रही है, एक कार्यकर्ता को एक दायित्व मिलता है तो दूसरे को दूसरा दायित्व मिल जाता है। तो ये दायित्वों का परिवर्तन होता है, इसमें कोई इस्तीफा शब्द ये राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, शैक्षिक रूप में, व्यवसायिक रूप में प्रत्येक क्षेत्र में एक अति उन्नत जिला है और यहाँ की सोच भी बिल्कुल सकारात्मक सोच है लोगों की। जब मुझसे कहने लगे कि मैं प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाऊंगा तो मैंने कहा कि मुझे तो छांटने में बड़ी दिक्कत होगी। गाजियाबाद में मैं जिससे मिलता हूं वो प्रबुद्ध ही दिखता है मुझे, क्योंकि गाजियाबाद के लोगों की जो सोच है, मैंने पहले कहा कि वो सकारात्मक है और वो राजनीतिक रूप में भी, क्योंकि दिल्ली के निकट हैं और दिल्ली के निकट होने के कारण वो तमाम तरीके से
वो अपनी अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे अशोक मोगा जी अध्यक्ष हुआ करते थे तो अच्छा अशोक जी आए हैं, तो अब हम लोग कुछ कार्यक्रमों में यहाँ पर आए थे। आज वो स्मृतियाँ मुझे फिर से याद आती हैं। प्रबुद्धजनों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो मुझे अपना शिक्षक का स्वरूप याद आता है। मुझसे भी मैं कुछ लोग ब्राह्मण सभा के लोग आए थे और जब मुझे वो देने लगे तो एक पत्रकार मुझसे इसके पहले के कार्यक्रम में पूछने लगे कि डॉक्टर साहब सारे लोग तो सम्मेलन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हमको वो सम्मेलन जो है जाति के सम्मेलन वही लोग करते हैं जिन्होंने जाति का उत्पीड़न किया है और जिन्होंने हमेशा सबको साथ में लेकर चले हैं, उनको सम्मेलन की जरूरत थोड़ी होती है। तो हम बोले साहब आप भी तो जाति से, उन्होंने बोला। मैंने कहा देखो मेरा धर्म भारतीय है, इसमें देश का नागरिक हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश में हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। उनका कि साहब आप जिस जाति से देखते उसके बारे में नहीं कहा। मैंने कहा देखो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है वो सपा बसपा माकपा भाकपा छोटा मोटा दल इनकी तरह आधारित नहीं है। इनके पास मुद्दा विकास नहीं होता, इनके पास मुद्दा राष्ट्रवाद नहीं होता, इनके पास मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना और भारतीय संस्कृति पर ओतप्रोत क्रियाकलापों के आधार पर प्रदेश की संरचना का भाव नहीं होता। इनके जब भी नेताओं के आप भाषण सुनोगे वो तुरंत जातियों को गिराने लगेंगे, तुरंत धर्मों के आधार पर लोगों को बांटने लगेंगे, क्षेत्रों के आधार पर लोगों को बांटते रहेंगे। इस उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि कभी किसी ने कोई समीकरण बना के जातिवाद के आधार पर सत्ता हासिल कर ली, तो कभी किसी ने कोई और समीकरण बना लिया। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, वेशधारी लोगों को, कि कोट और पैंट के ऊपर जिन्हें धारण कर लिया चुनाव आते जाते। और लोगों ने कहा कि अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी वाले तो पूजा पाठ करते, मोदी जी तो मंदिर जाते हैं, अगर आप मंदिर नहीं गए तो आपको कैसे वो होगा? तुरंत निकाला कपूर और निकाली थाली, पहुंच गए बाएं हाथ से लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग को जा रहा है। अब छदम भेषधारी जो आपका आचरण है वो व्यवस्था का परिवर्तन का परिचायक नहीं हुआ करता है। लोग जाति के आधार पर, जैसे वो अभी कह रहे थे कि ब्राह्मण का सम्मेलन फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है, क्या आप इतना कमजोर समझते हो कि ब्राह्मण को? वो बुद्धि का प्रणेता है। समाज कैसे चले, घर घर रामायण के बारे में रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण, कृष्ण भगवान की भगवत गीता को पहुंचाने का काम करता है। तो बोले आपका जवाब ये भी नहीं सही मिला मुझे। तो मैंने कहा फिर एक बात जान लो, मैं जाति से नहीं, मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का कर्म क्या है? शिक्षा देना, पठन पाठन करना और लोगों के बारे में सोचना। लेकिन हम जातिवाद की बात नहीं कर सकते। मेरे लिए तो सारी जाति के लोग समान हैं। ये जातिवाद की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी कभी किसी जाति के लिए अन्याय किया हो या जाति के लिए काम ना किया। और आज फिर से वही चक्र चल रहा है। जिन्होंने हमेशा शोषण किया होगा वो भी भगवान परशुराम को फरसा लिए दिखाई पड़ रहे हैं। जिन्होंने कभी भी 15-20 सालों के शासन सत्ता में रामलला के दर्शन न किए होंगे, वो भी अब सम्मेलन के माध्यम से राम 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 करते हुए जपते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस देश की राष्ट्रीय शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में के आचरण में निहित है और उसको पूरे भारतवर्ष ने देखा है। मुझे याद होता है कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और गुजरात का मैं प्रभारी था।
गुजरात के प्रभारी के तौर पर जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, एक कार्यक्रम में जा रहा था, तो लोगों ने कहा साहब आप उत्तर प्रदेश के लोग हो और आप दो बातें झूठ बोलने में कितना सफाई से झूठ बोलते हो। मैं क्या है? बोले आप कहते हो धारा 370 हटा देंगे और आप कहते हो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं बात तो आप सही कहते हो, धारा 370 हम मेजोरिटी में आएंगे, हटेगी। बोले साहब हट गई तो देश का विभाजन निश्चित है, गृह युद्ध छिड़ जाएगा और अगर आपने घुसपैठियों के खिलाफ CAA ला दिया तो भारत बट जाएगा। अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तो छोड़ दीजिए, ईंट भी रख दी तो उत्तर प्रदेश नहीं भारत गृह युद्ध के उसमें चला जाएगा। लोन का आने दीजिए मोदी जी को, आने दीजिए योगी जी को। मोदी जी आ गए, गृह मंत्री अमित शाह जी बन गए। लोकसभा में आपने देखा होगा, राज्यसभा में आपने देखा होगा, 70 साल की समस्या को 1, 2, 3 गई 370 और लोकसभा में पारित हो गया। और जिस जम्मू कश्मीर में कहते थे कि जम्मू कश्मीर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, अलग चला जाएगा, अगर आपने अपनी 15 अगस्त को टेलीविजन देखा होगा तो वहां हमारी जो लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर जोशी को जाना पड़ा था, सेना लगी थी, तब भी चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। और लाल चौक पे कश्मीर में, श्रीनगर में झंडा फहराने नहीं की हिम्मत कर सकता था। आज वहां ढोल मजीरा बज रहे थे 15 अगस्त को और वहीं की मुस्लिम नारियां भारत माता की जय बोल रही थी और वहां पर झंडा रोहण हो रहा था। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। आप प्रश्न करते हो कि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो जो कर दिया वो कोई पहले वाले नहीं कर रहे थे। और आज जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज अयोध्या बदल रहा है। आज विश्व स्तरीय शहर के रूप में डेवलप करने की कार्य योजनाएं वहां पर शुरू हो गई। आज नोएडा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। मेरे पास IT इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज IT पार्क वहां लग रहा है, डेटा सेंटर वहां पर लग रहा है, आज मोबाइल के इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्रीज वहां पर लग रही, आज लावा वहां पर है, आज वोवो वहां पर है, आज सैमसंग वहां पर है। भारतवर्ष में 100 मोबाइल बन रहे हैं तो अकेले 70 मोबाइल आपके नोएडा में बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश नहीं है क्या? शिक्षा में परिवर्तन, मेरे पास शिक्षा विभाग भी है, माध्यमिक भी है और उच्च शिक्षा विभाग भी है। मुझे आज याद है कि जब मेरे पास शिक्षा विभाग आया तो 19 मार्च था और उस समय उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब सेंटर का भ्रमण करिए आइए कि देखिए परीक्षाएं चल कैसे रही। जब मेरी गाड़ी काफिला पहुंचने लगा तो वहां से बड़ी तेजी से एक परीक्षा सेंटर से एक मेटाडोर रद्दी कागज भरे हुए, कॉपी और किताबों को भरे हुए निकल रही थी। मैंने पूछा परीक्षा चल रहा है, क्या निकल रहा है? बोले आपके आने से पहले चेकिंग स्क्वाड आया था और इसने नकल सामग्री पकड़ी है। व्यवसाय बन गया था उत्तर प्रदेश में नकल। प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको भाषण में बोलना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर बिकते हैं। लेकिन आपने परिवर्तन देखा होगा, 1,94,000 CCTV कैमरे लगे, परीक्षा केंद्रों को पारदर्शी तरीके से बनाया गया, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे, प्रश्न पत्रों के फार्मूले में अंतर किया गया, पाठ्यक्रम को पूरा बदल दिया गया और जो परीक्षाएं हुई नकल विहीन परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा। ये परिवर्तन हुआ और वही उत्तर प्रदेश जिसमें मिस्टर A की जगह बैठकर कि वहां पता चलता था अतुल गर्ग की जगह बैठकर अजय पाल त्यागी परीक्षा दिया करते थे।
और सुनील शर्मा की जगह बैठ के संजीव शर्मा जी दिया करते थे। आशा शर्मा जी तो बेचारी पढ़ने वाली थी, उनको परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलता था। ये परिवर्तन थे वहां पर, लेकिन आज सबके लिए शिक्षा देने का काम किया है। 15 साल में वो 48 विद्यालय बना पाए थे माध्यमिक के, आज 250 के आसपास विद्यालय बनकर प्रारंभ हो गए 4 साल में। 4 साल में 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो गए, और 4 साल में हमने कहा था, वादा तो किया था कि 10 विश्वविद्यालय बनेंगे। 12 सेंसन होके काम शुरू हो गया 12 पे, और 3 विश्वविद्यालयों को और अभी प्रक्रिया चल रही है, यानी 15 विश्वविद्यालय हमारा पूरा 5 वर्ष पूरा होते होते बनकर तैयार हो जाएंगे, अब बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का परिवर्तन है। आज 5 लाख नौकरियों की तरफ हम बढ़ रहे, 4.5 नौकरी दे चुके हैं, और लगभग 40,000 नौकरियों के परिणाम आने वाले हैं। हम 5 लाख नौकरियां दे रहे, एक नौकरी में किसी का अगर कोई कह दे कि वो पारदर्शी तरीके से नहीं हुई तो कोई कह नहीं सकता। आज का बदलाव है कि आज हम नौकरियों में पारदर्शिता रख रहे हैं। 1,61,00,000 के आसपास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लोगों को हमने अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार